Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 नवंबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग डेली बेसिस पे मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, आपका स्कोर अगर अच्छा आता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने आज के इस लेक्चर से ये सारी चीज़ें सीखी हैं और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके फिर से आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे तमिल लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, यानी कि हमारे पास में न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों खबर यह है कि पोरगई आर्टिजन एसोसिएशन सोसाइटी, ये जो पूरी एक पर्टिकुलर बॉडी है, यहाँ पर 60 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो आज के समय पर एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स को बना रही हैं, कपड़े बना रही हैं। कपड़े बनाने के साथ में उसको सेल भी कर रही हैं। अब यहाँ पर ये कपड़े बनाकर बेच रही हैं ताकि क्या किया जा सके, जो ये ट्रेडिशन है, ये जो कल्चर है उनका इस प्रकार से बुनाई करने का, उसके बारे में एक जागरूकता फैले। प्लस वो जो आर्ट है, वो जो कला है बुनाई करने की, वो आगे भी जो जनरेशन है वहाँ तक पास हो सके, वो कला हम भूल ना जाएं, वो पीछे ना छोड़ दी जाए। इसलिए बेसिकली यहाँ पर ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसी वजह से जो ये कला है, जो ये तमिल लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी है, ये चर्चा में आई हुई है। तो ये एम्ब्रॉयडरी कुछ इस प्रकार से दोस्तों होती है, एक कपड़ा ले लिया कॉटन का या कोई और कपड़ा, उसके ऊपर जो धागे होते हैं ये आप देख पाओगे, उन धागों से अलग अलग कलर के धागों से इस पर कला की गई है। तो इसी को यहाँ पे हम लोग एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तमिल वाली एम्ब्रॉयडरी है। तो दोस्तों यहाँ पर नाम से पता चल रहा है तमिल लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी, यानी ये एम्ब्रॉयडरी जो लंबाड़ी कम्युनिटी बेसिकली पाई जाती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के आसपास के स्टेट्स में, वो लोग यहाँ पे इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं। उन लोगों की यहाँ पर एक पॉपुलर एक्टिविटी है, ठीक है। अपने जो कपड़े होते हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं इसी एक्टिविटी के माध्यम से। घर के जो अलग अलग आइटम्स होते हैं उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी एक पहचान है ये एम्ब्रॉयडरी, इस वजह से इसको लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लगातार इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं इस एम्ब्रॉयडरी को पॉपुलर करने में, ठीक है। बहुत सारी जो इंटीग्रेट डिजाइनिंग्स है वो यहाँ पर की जाती है। एक कॉटन ले लिया, या कॉटन या सिल्क का कोई कपड़ा हो गया, उस कपड़े पे अलग अलग कलरफुल जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, उनसे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। जो ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है दोस्तों, इसमें अलग अलग शेप के डिज़ाइन होते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो गए, यानी स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इस प्रकार के शेप्स बनाए जाते हैं अलग अलग कलर के धागों का यूज़ करके। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ ड्राइंग्स भी की जाती है। वो ड्राइंग्स कैसी भाई, लोकल फॉरेस्ट से यहाँ पर इन्फ्लुएंस होकर, बर्ड्स चिड़िया से इन्फ्लुएंस होकर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इससे इन्फ्लुएंस होकर भी काफ़ी सारी चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पर ये तो आपको एम्ब्रॉयडरी के बारे में समझ में आ गया, लेकिन ये लंबाड़ी कम्युनिटी के बारे में भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस कम्युनिटी के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पे जो लंबानीज हैं इनको हम लोग बंजारास के नाम से भी जानते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये आसपास के जो चारों स्टेट्स हैं एक साथ, इन्हीं स्टेट्स के अंदर में यहाँ पर एक कम्युनिटी पाई जाती है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर एक कम्युनिटी हमारे देश भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से सेटल हो रही है। इनका जो सेटलमेंट होता है उसको हम टांडास के नाम से बोलते हैं। इनकी एक भाषा है गोरबोली भाषा। इस भाषा का यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भाषा जो कि बिलोंग करती है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक डेटा था। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट इस आर्टिकल का क्लियर हो चुका है।
क्योंकि ये तभी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है ये तभी पता चलेगा जब आप लास्ट में अपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। तो अच्छे से सुनते हुए चलना, आप लोग लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है वीडियो के लास्ट में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 बात की जा रही है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। यह हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्या है चर्चा में, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हाल ही की खबर है, जो इंडियन आर्मी है इनका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, इसने सक्सेसफुली यहाँ पर 70 mm के रॉकेट्स को फायर किया। 20 mm टॉरेट जो गन है इसको भी यहाँ पर फायर किया। तो ये फायर करने की कैपेसिटी इसके पास में दिन और रात दोनों में फायर करने की कैपेसिटीज़ इस प्रचंड हेलीकॉप्टर के पास में देखने को मिल जाती है। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो न्यूज़ है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे तो इस प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्या है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, समझते हैं दोस्तों। ये भारत का पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इंडिजीनियस मतलब क्या, हमने खुद इसको बनाया है। हमने किसी देश से परचेज नहीं किया है, खुद से अपने देश के अंदर इसको डेवलप किया है। एक मल्टी रोल, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो रोल्स है ये निभा सकता है, अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ सकता है, दुश्मन को मात दे सकता है यह हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसको किसने बनाया है, इसको डेवलप किया है HAL ने, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ना, ये हमारी इंडियन आर्मी की ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है। अगर यहाँ पे मान लो उन्हें कोई ऑपरेशन चलाना है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, या कोई पहाड़ी इलाका है वहाँ पे कोई ऑपरेशन चलाना है, तो वहाँ सभी जगह पर इस प्रचंड हेलीकॉप्टर का बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में शक्ति इंजन का यूज़ किया गया है। शक्ति इंजन जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो को डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन कंपनी के थ्रू। ये जो हेलीकॉप्टर है इसको क्लियरेंस मिल चुका था 2017 के अंदर में। इसमें कुछ नए नए एडवांस फीचर्स हम समय के साथ में ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। पता है इस हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या है, लगभग 288 किलोमीटर पर आवर, 288 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, ठीक है। आप इमेजिन करो 21,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर कई सारी प्रकार की एक्टिविटीज़ चला सकता है। भाई कहीं पर रेस्क्यू करना है, कॉम्बैट सर्च करना है, ठीक है, रेस्क्यू मिशन चलाना है, लोगों को बचाना है, उस प्रकार की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। एनिमी यानी दुश्मन को बर्बाद करना है, वो एक्टिविटीज़ भी चलाई जा सकती हैं। बंकर्स होता है उनको बस्ट करना है, वो भी एक्टिविटीज़ चलाई जा सकती है। हर एक काम इसके माध्यम से किया जा सकता है, बड़े बड़े से ऑपरेशंस इसके माध्यम से चलाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है प्रचंड हेलीकॉप्टर, इसके अंदर में हेलिना मिसाइल का भी यूज़ किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। हेलिना मिसाइल्स काफ़ी खतरनाक मिसाइल है, वो भी हम इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। थर्ड आर्टिकल, अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है ब्लैक स्टॉक के बारे में। ब्लैक स्टॉक बेसिकली ये वाली बर्ड है, चोंच बड़ी लंबी सी आपको नजर आ रही होगी, ये काफ़ी चर्चा में है। क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। खबर क्या है, हाल ही में यहाँ पर ये जो ब्लैक स्टॉक वाली बर्ड है इसकी एक प्रजाति वैसे तो दिखाई पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बर्ड दिखाई पड़ी है हमें। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर ये बर्ड न्यूज़ में आ गई है। तो ब्लैक स्टॉक क्या है, ब्लैक स्टॉक बर्ड का साइंटिफिक नेम है किकोनिया निग्रा। एक बहुत बड़े साइज़ की बर्ड हमको देखने को मिल जाती है। ये जो बर्ड है ये मिक्स फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट के अंदर में ब्रीड्स करती है। अब यहाँ पर इतनी यार बेसिक चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस पढ़ना क्या है, इसमें क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। वैसे ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड हमारी घास वाले जो एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है, या फिर कह सकते हो झील है, या फिर नदियाँ हैं, तो उनके अंदर में यहाँ पर ये पाई जाती है। इन एरियाज़ के अंदर में लंबे डिस्टेंस को कवर करती है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट बर्ड है। ये माइग्रेंट बर्ड मतलब एक पर्टिकुलर देश से दूसरे देश में भी ट्रैवल करती है, ठीक है। ऐसा भी आप कह सकते हो, यूरोप से सीधा एशिया तक यहाँ पर ट्रैवल कर सकती है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये बर्ड कहाँ पे पाई जाती है, यूरोप, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, अगर कहीं से पूछा गया तो पूछा जा सकता है कि भैया ब्लैक स्टॉक बर्ड हाल ही में न्यूज़ में थी, बताओ इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। कंजर्वेशन स्टेटस में स्पेशली IUCN स्टेटस पूछा जाएगा, तो बता देना IUCN में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखने का मतलब है इसकी पॉपुलेशन अभी अच्छी खासी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। समझ गए, चलो अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये बर्ड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिली है, तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में 2-4 बेसिक चीज़ें। सबसे पहले इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, ध्यान रखना। बाकी आप इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाव आगे आते हैं।
आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है डेली बेसिस पे 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पर 2000 का टारगेट को पहुँचा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है NCLT, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। क्या है ये ट्राइब्यूनल? बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये ट्राइब्यूनल चर्चा में क्यों है, खबरों में क्यों है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक क्षमा इस नेशनल कंपनी अपीलेट ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की जो क्षमा है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का केस लग रहा था वो केस को अभी ड्रॉप कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन को माफ़ कर दिया, वो पर्सन खुद NCLT का मेंबर है, इस वजह से NCLT चर्चा में है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है ये, आओ मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये जो बॉडी है इसको बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 410 के अंडर में इस अपीलेट ट्राइब्यूनल को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के माध्यम से जो भी केसेस होते हैं हमारे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, ध्यान रखना ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है और ऊपर वाला नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले केस जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, यहाँ पे अच्छी सुनवाई नहीं होती है या कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो सीधा यहाँ पर अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। समझ गए ना? तो NCLT को दोस्तों बनाया गया है ताकि एक एफिशिएंट तरीके से, एक अच्छे तरीके से पूरे मैटर को देखा जा सके। अब वो मैटर कौन सा देखते हैं? ये कंपनी से संबंधित मैटर होगा। चलो ये तो हमें नाम से पता चल रहा है कंपनी लॉ, लेकिन कंपनी से संबंधित कौन से मैटर? कई बार कंपनियां क्या करती हैं, जो कंपटीशन को लेकर कानून होते हैं उनका वायलेशन करती हैं। कंपनी का दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंसी, समझ रहे हो, यानी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कंपनी डूब रही है। तो इस प्रकार के मैटर्स को देखने का काम यहाँ पर NCLT भी करता है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले तो ये केस NCLT के पास जाता है, फिर NCLT का जो भी यहाँ पर ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट में जो अपील्स होती हैं वो दोस्तों यहाँ पर सीधा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाती हैं। समझ गए ना? NCLT ने अपना ऑर्डर कोई भी सुना दिया, उसके खिलाफ अपील कर रही है तो NCLT में चले जाओ। तो ये है हमारा NCLT, समझ रहे होंगे। ठीक है, या फिर कोई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी है, उसने यहाँ पर अपना कोई डिसीजन सुना दिया, उसके ऑर्डर के खिलाफ कहीं अपील करनी है तो आप इसी NCLT में अपील कर सकते हो। या फिर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के खिलाफ में, उनके डिसीजन के खिलाफ में अपील करनी है तो अगेन ये वाले केस भी यहाँ पर NCLT सुनवाई करता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो अपील करने के लिए एक बढ़िया बॉडी है। इस NCLT के अंदर में कितने लोग होते हैं? इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं प्लस जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं। इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती है हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कैसे? उस व्यक्ति के एक्सपर्टीज़ को देखकर, उसका एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में, कितना जानता है वो कंपनीज लॉ के बारे में, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ को चेक करने के बाद में उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। इस NCLT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। ये हो गया हमारा बेसिक चीज़ें। तो आसान तरीके से पूरा मैटर खत्म कर दिया हमने, ज़रे से मिनटों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आर्टिकल को समझने की कोशिश की है। ऐसे ही आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपसे डायरेक्टली लोकेशन पूछी जा सकती है, वो लोकेशन ज़रूर से आपने पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हाल ही में एक एल्यूसिव वाइल्ड डॉग, जिसको हम लोग धोल्स के नाम से जानते हैं, धोल बेसिकली यहाँ पर ये वाले डॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा लोमड़ी की तरह दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक डॉग की प्रजाति है, ढोल्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ढोल्स है ना, ये दिखाई पड़े हैं देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं, बट दिखाई पड़े, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा कहाँ पर है, फटाफट इस मैप को देखते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप हुआ और ये जस्ट आपको ओडिशा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ओडिशा कई सारे स्टेट्स के साथ में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश भी है और इधर बे ऑफ बंगाल आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ओडिशा में ही एक डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ जिसका नाम है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ये डॉग देखने को मिला। दोस्तों इस देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया 1985 में। ठीक है, और इस देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में स्पेशली अलग अलग जगह पर मेंशन किया गया है। एक फ्रीडम फाइटर है बहुत पॉपुलर, जिनका नाम है वीर सुरेंद्र साई। जब यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो वीर सुरेंद्र साई जी ने अपना बेस बनाया था यहाँ पर इस सेंचुरी के अंदर में। तो इस वजह से इनकी वजह से भी देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जाना जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों इस सेंचुरी के अंदर में किस किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, ये चीज़ें नहीं जाननी है।
थोड़ा सा धोल और वाइल्ड डॉग्स के बारे में जान लेते हैं, जंगली कुत्तों के बारे में जो कि यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वाइल्ड डॉग्स या फिर धोल अगर हम बोलते हैं तो एक वाइल्ड कैंडिडेट है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? सेंट्रल, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, यानी एशिया में सेंट्रल बीच वाला रीजन, साउथ वाला रीजन और साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन। ठीक है, उसके अलावा मलेशियन आइलैंड्स हो गए, इंडियन पेनिनसुला रीजन हो गया, वहाँ सभी जगह पर ये डॉग्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। हैबिटेट की बात करेंगे तो घने जंगलों में रहना इसको पसंद है, या पहाड़ियों में है ना, या स्क्रब फॉरेस्ट में रहना पसंद है। ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। धोल के बारे में अगर कुछ पूछा गया तो इन तीनों चीज़ों में से पूछा जाएगा। सबसे पहले इसका आयुसीएन स्टेटस, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में, काफ़ी खतरे में ये जानवर है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, यानी इसका कोई इस तरीके से आराम से व्यापार वगैरह नहीं हो सकता, इंटरनेशनल व्यापार। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में है, इसको हाई प्रोटेक्शन में रखा गया है, इसका शिकार वगैरह आप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं प्लेसेस की, तो प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर कई सारे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर में। अभी एक जगह ना बहुत चर्चा में, उस जगह का नाम है दागिस्तान। दागिस्तान कहाँ पर है? रशिया में। तो रशिया में जस्ट छोटा सा यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा दागिस्तान, नीचे जो समुद्र है यह है कैस्पियन सी। दागिस्तान चर्चा में क्यों है, और पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो रशियन पुलिस ने, रशिया की जो पुलिस है, हाल ही में उन्होंने 60 लोगों को अरेस्ट किया है दागिस्तान से। क्यों? क्योंकि वो 60 लोग यहाँ पर अटैक कर रहे थे जूइश पैसेंजर्स के ऊपर में, जो इजराइल से जूइश आ रहे थे उनके ऊपर यहाँ पर ये अटैक कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो दागिस्तान है ये मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, यहाँ पे मुस्लिम्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है। और आपको पता है मुस्लिम्स आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं यहाँ पर इजराइल से। इजराइल ने जिस प्रकार से यहाँ पे अटैक किया, स्पेशली उस चीज़ को लेकर है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पर अटैक किया जो जूइश पैसेंजर्स थे उनके ऊपर में, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया, और इसी चक्कर में दागिस्तान अभी चर्चा में है। ठीक है, तो ये न्यूज़ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दागिस्तान जो ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हमको ये देखने को मिलता है। तो दागिस्तान बेसिकली रशिया में एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, रशियन फेडरेशन के अंडर में आता है, रशिया इसको रूल करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। दागिस्तान को हम लोग लैंड ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ काकेकस की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, उसी के बीच में यहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर आपको कई सारी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, दागिस्तान किस किस के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ आपको नजर आएंगी। ठीक है, ये तो रशिया हुआ, रशिया का ये छोटा सा पोर्शन दागिस्तान, इसको जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये हुआ रशिया, ये चौड़ा सा पोर्शन जो है ना यही है दागिस्तान। इसको जूम करके अगर हम देखेंगे तो किनारा आपको दागिस्तान यहाँ पे नज़र आएगा। इसकी कैपिटल ये आपको नज़र आ जाएगी माकाचकला। ठीक है, इसके नीचे कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं? जॉर्जिया इसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है, और नीचे अज़रबैजान भी इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। बात क्लियर हो गई। बाकी इसके ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो ये पूरा कैस्पियन सी है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बड़े वाले मैप में। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग 3.2 मिलियन के आसपास की यहाँ पर आबादी नज़र आती है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो रशिया के अंदर में, ठीक है, सबसे मतलब जो मुस्लिम्स की एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इसी पर्टिकुलर रीजन में रह रही है। इस एरिया को हम लोग कभी कभी मैं जैसे बोला कि माउंटेन्स रीजन के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर इसको माउंटेन ऑफ लैंग्वेजेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस जरिए से एरिया में लगभग 30 से ज़्यादा भाषाएं दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक सबसे पॉपुलर कम्युनिटी है अवर्स। ठीक है, अवर्स जो है यहाँ पर कह सकते हो कि 1/5 पॉपुलेशन है आज के समय पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। अवर्स के बाद में जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं वो है दारगिन्स, कोमिक्स, उसके अलावा लेस्गिन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लगभग 10% जो पॉपुलेशन है ये एथनिकली रशियन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आज के समय पर दागिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ से बहुत सारा ऑयल और गैस पाइपलाइन के माध्यम से जो गैस है वो सब यहाँ पर निकलती है, इसको भेजा जाता है। अभी दागिस्तान में खुद भी यहाँ पे ऑयल और गैस के भंडार भी हमको नज़र आते हैं, तो यहाँ पर दागिस्तान इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। कैस्पियन सी से अगर हमें यहाँ पे कुछ गैसेस ऑयल्स वगैरह निकालने हो तो वो सब दागिस्तान से पास होकर सीधे रशिया में ट्रांसफ़र करे जाते हैं। वैसे मैंने जैसे बोला रशिया के अंदर भी दागिस्तान में भी जो ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज लोकेशन की बात हो रही है, तो एक और लोकेशन चर्चा में वो है केमन आइलैंड्स, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो केमन आइलैंड के बारे में बेसिक चीज़ें ज़रा फटाफट समझ लेते हैं। तो हाल ही में केमन आइलैंड को FATF की यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, बाहर आ चुका है ये। ठीक है, तो केमन आइलैंड बेसिकली एक ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है, ब्रिटिश के अंडर में लंबे समय से रही है, ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट है, आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति है।
ये कहाँ पर स्थित है? कैरेबियन सी में। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड मैप, इस वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पे आओगे अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में इस पर्टिकुलर साउथ अमेरिका का वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो रीजन है यह है कैरेबियन सी। और इसी कैरेबियन समुद्र में दोस्तों छोटे छोटे 3 आइलैंड्स हैं जो कि केमन आइलैंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो गया मैक्सिको, ये हो गया हमारा कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में कुछ और कंट्रीज भी हैं, फॉर एग्जांपल डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, क्यूबा, जमाइका, और यहीं पर है केमन आइलैंड्स। 3 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तीनों आइलैंड्स के अलग अलग नेम हैं और वो केमन आइलैंड्स कहलाते हैं। और इस केमन आइलैंड की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, ये आपको दिख रहा होगा, यहीं पर इसकी राजधानी भी नजर आती है। ठीक है, तो केमन आइलैंड बेसिकली 3 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 ग्रैंड केमन, नंबर 2 केमन ब्रैक, नंबर 3 लिटिल केमन। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? क्यूबा के नीचे और जमाइका के नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम इसको एक बार देख लें फटाफट मैप में फिर से, तो ऊपर क्यूबा है, क्यूबा के नीचे साउथ में, जमाइका के नॉर्थ वेस्ट में। सिंपल। चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है हिस्ट्री की, यानी कि केमन आइलैंड के इतिहास की। तो केमन आइलैंड जो है ये लंबे समय से ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इन पूरे के पूरे यहाँ पर सेंचुरीज़ में पूरी तरह से कंट्रोल किया। बाद में जमाइका के हाथ में आया। जमाइका ने भी यहाँ पर 1863 के बाद में इसको पूरी तरह से एडमिनिस्टर किया, ये जमाइका के कंट्रोल में था। लेकिन 1959 में जो आइलैंड है ये बेसिकली एक टेरिटरी बन जाती है जो कि वेस्ट इंडीज़ के कंट्रोल में आ जाती है, वेस्ट इंडीज़ के फेडरेशन के बेसिस पर चलती है। और जब वेस्ट इंडीज़ का फेडरेशन डिसॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है 1962 में, देन अगेन ये जो केमन आइलैंड है ये डिसाइड करता है कि हम ब्रिटिश डिपेंडेंसी बनेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ में जाएंगे और ब्रिटिशर्स के साथ में यहाँ पर ये फिर रुक गए, यूके के साथ में रुक गए। इस वजह से यहाँ पर जो इंग्लिश है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। वैसे कई सारे लोकल पीपल लोकल क्रियोल के जो भाषा है वो भी यहाँ पर बोलते हैं। केमन आइलैंड की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जो ज्योग्राफी है वो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी कोरल रीफ वगैरह, रंग बिरंगी जो कोरल रीफ से समुद्र में पाई जाती है। इसका जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जॉर्ज टाउन कौन से वाले आइलैंड में स्थित है? तो ग्रैंड केमन वाले आइलैंड में स्थित आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है, डॉलर खासकर केमन आइलैंड डॉलर, ये एक ऑफिशियल करेंसी है, बट अमेरिकन मनी भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्टेड है, उसका यूज़ किया जाता है। सरकार की बात करेंगे तो यहाँ की जो सरकार है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसा हमको यूके में देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो क्वीन है, क्वीन ऑफ द यूके जो है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंट्री की चीफ ऑफ स्टेट मानी जाती हैं। इकॉनमी की बात करेंगे तो ये कंट्री इकॉनमी को लेकर थोड़ी ज़्यादा खुली है। इस देश को हम टैक्स हेवन भी बोलते हैं। पता है कई बार अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग सरकार से टैक्स चोरी करते हैं, ब्लैक मनी जो होता है वो टैक्स ले जाकर यहाँ पे छुपा देते हैं ऐसे कंट्रीज़ में, केमन आइलैंड जैसे कंट्री में। तो केमन आइलैंड कंट्री टैक्स हेवन कहलाता है। अगर किसी के पास में बहुत सारा पैसा उसको छुपाने किसी देश में, तो वो यहाँ पर केमन आइलैंड में छुपा सकता है, क्योंकि केमन आइलैंड अपने लोगों पर, जो अपने खुद के नागरिक हैं, उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाता, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता, कोई कैपिटल गेंस वगैरह कोई भी प्रकार का किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाता। कहोगे फिर सरकार पैसा कैसे कमाती है? भाई ज़्यादातर कंट्रीज़ की जो मेन इनकम है वहाँ के लोगों के टैक्स के माध्यम से तो होती है। तो जो केमन के लोग हैं या केमन की सरकार है वो सीधा अर्न करती है टूरिज़्म से। लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, घूमने जाएंगे तो एक फ़ी पेमेंट करते हैं, वो फ़ी पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में जाती है। या वर्क परमिट्स हो गए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए, या इंपोर्ट करते हुए कुछ ड्यूटीज़ लगा देते हैं तो उससे भी यहाँ पर इनको पैसा मिलता है। तो ये ऐसे इनकम जनरेट कर लेते हैं। वैसे टैक्स वाली इनकम यहाँ पर ये लोग नहीं चार्ज करते हैं, यानी कंपनीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। कंपनीज़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह कोई इम्पोज नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आप फ्रॉड तरीके से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते भी हैं, फ्रॉड तरीके से उनके पास पैसा है तो यहाँ पर कोई नकली कंपनी बनाकर दिखा देते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपना ब्लैक मनी छुपा रखा है ऐसे देश में। ठीक है, यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी क्या है भाई? सरकार से आपने टैक्स बचा लिया, वही तो ब्लैक मनी है। बस इसको यहाँ पे ले जाके छुपा दिया, यहाँ पे कोई टैक्स भी नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे बचाया जाता है पैसा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में दोस्तों स्केबीज़ के बारे में बात की जा रही है। ये लास्ट आर्टिकल है आज का। स्केबीज़ बेसिकली एक डिजीज़, एक प्रॉब्लम आजकल चर्चा में है। ऐसे हाथ में रेड कलर के जो पैचेस हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं स्केबीज़ के दौरान। तो मालवी नाम के जो देश है दोस्तों, यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है ये वापस से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है, इस वजह से ये चर्चा में है। क्या है स्कैबीज़? तो स्कैबीज़ एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। कैसे होती है? एक छोटे से कीड़े की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्स स्कैबी।
ठीक है, ये बेसिकली कीड़ा छोटा सा ये वाला आपको देखने को मिलेगा। इसके काटने की वजह से यहाँ पर हाथ में इस प्रकार से रेड कलर के जो पैचेस हैं होने लगते हैं, और अगर ये रेड कलर के पैचेस हो गए तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। खुजाते खुजाते आप कह सकते हो इस पैचेस को, इस घाव को और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो इससे यहाँ पर स्किन्स के अंदर में बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। ये जो कीड़ा है, ये जो जर्म्स है, ये स्किन में हमारे और ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, अपने अंडे यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये जो स्केबीज़ है दोस्तों, ये ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे स्किन के लिए। ध्यान रखना, तो एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी किसी भी जगह के खाल पर यह हो सकता है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो क्या बीमारी, ये वाली बीमारी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो ट्रांसमिशन इसका हो सकता है दोस्तों, ये एक कॉन्टेगियस बीमारी है और आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। अगर मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसको यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है वो बिल्कुल, और एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जिसको स्कैबीज हुआ है, और वो यहाँ पर अगर एक क्लोज कॉन्टैक्ट में, क्लोज स्किन कॉन्टैक्ट में आए नॉर्मल पर्सन के साथ में, तो उस नॉर्मल पर्सन को भी स्कैबीज हो सकता है। अब स्कैबीज के सिम्टम्स का लक्षण क्या है? बहुत ज़्यादा खुजली होना, ठीक है, रात में तो बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे यहाँ पर जो पैचेस होता है रेड कलर के, वो बन जाते हैं, घाव बन जाता है हमारे उंगलियों में, हाथ में, पैर में, ठीक है। लार्ज बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना, खासकर उसके पैर में, पाम में। तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स दोस्तों हमको देखने को मिल जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? तो स्कैबीज़ को आराम से ट्रीट किया जा सकता है, बट आपने क्या करना है, जो स्किन को ऊपर रैशेस हैं दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए आपने स्किन को लेकर कुछ क्रीम्स यूज़ करनी है या कुछ गोलियां यूज़ कर सकते हो, जिससे अपने बॉडी में जो ये कीड़ा है इसको यहाँ पे मारा जा सकता है। इससे यहाँ पर जो इचिंग है हो सकता है वो थोड़े समय तक ना स्टॉप हो, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में फिर धीरे धीरे करके वो जो खुजली है वो भी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हो गया स्कैबीज़ को लेकर सारा का सारा डिस्कशन। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। एक एक करके सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उन सब के आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। फिर लास्ट में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप रीमैच कर सको, देख सको कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। समय है आपके टेस्ट का, देखते हैं कितने अच्छे से आपने सारी चीज़ों को सुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बात यही है रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान को लेकर। तो रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो दागिस्तान है ये रशियन फेडरेशन के अंडर में आता है। सेकंड स्टेटमेंट, ये अपनी बाउंड्री को ब्लैक सी के साथ में शेयर करता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे केमन आइलैंड्स के बारे में पूछा गया है। तो केमन आइलैंड को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये यूएस की ओवरसी टेरिटरी है, यूएस के अंडर में आती है, जो कि पैसिफिक ओशन में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि केमन आइलैंड एक टैक्स हेवन कंट्री है, क्योंकि ये कोई भी प्रकार का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाता किसी के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। तो प्रचंड को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि प्रचंड जो है भारत का पहला खुद का बनाया हुआ मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि प्रचंड में हम हेलिना मिसाइल्स भी यूज कर सकते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्कैबीज को लेकर। तो स्कैबीज जो कि हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, स्कैबीज क्या है? ऑप्शन नंबर एक स्पाइवेयर है, कोरल स्पीशी है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है, या फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो बताओ एग्जैक्ट इसका क्या आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न में आपसे लंबाडी एम्ब्रॉयडरी के बारे में पूछा गया है। लंबाडी एम्ब्रॉयडरी को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है जहां पर ज्योमेट्री वाले पैटर्न्स बनाए जाते हैं कॉटन और सिल्क के कपड़े के ऊपर। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे जो थीम चुनी जाती है कई बार लोकल जंगल या बर्ड्स से भी इन्फ्लुएंस होकर अलग अलग थीम्स को बनाया जा सकता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। तो चेक करते हैं इनके आंसर्स को, ताकि आप मुझे बता सको आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था लंबाडी एम्ब्रॉयडरी को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट है कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पता है ना, आपको पढ़ाया था तमिलनाडु के लंबाडी एम्ब्रॉयडरी के बारे में। इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स तो हम बनाते हैं, साथ ही साथ में लोकल फॉरेस्ट और बर्ड से इंस्पायर होकर कई सारे पैटर्न्स बनाए जाते हैं।
फिर आपसे पूछा गया स्कैबीज हाल ही में न्यूज़ में, ये क्या है? तो एक प्रकार का पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है, जैसा अभी आपको पढ़ाया गया। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न में पूछा गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रचंड को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि हमारा खुद का बनाया हुआ एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। दूसरा यहाँ पर इसमें हेलिना मिसाइल्स का भी यूज़ हम कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि केमैन आइलैंड्स को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स में से अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला सही है और हमारा पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये यूएस की ओवरसीज टेरिटरी नहीं है, ये हमारी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ध्यान रखना। पहली बात तो दोस्तों ये देखो, पैसिफिक ओशन में नहीं है यार, ये कैरिबियन सी में स्थित है, सिंपल सी बात है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है, पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर एक टैक्स हेवन कंट्री है, यहाँ पे टैक्स वगैरह चोरी करके बचाया जा सकता है। ये कंट्री यहाँ पे अपने कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह भी लागू नहीं करती है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से कौन सा सही है? केवल पहला वाला सही है, क्योंकि रशियन फेडरेशन के अंडर में आता है। दूसरा वाला गलत है, क्यों? क्योंकि दागिस्तान एक तो जॉर्जिया, दूसरा कजाकिस्तान, ये दो कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, और तीसरा बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो ब्लैक सी की तो कोई बात ही नहीं, कैस्पियन सी की बात होनी चाहिए थी। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन, आई होप आपको मजा आया होगा। तो बताओ भैया क्या स्कोर आया है आपका, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं? बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे गलती हुई है, गलती क्यों हुई है, वो भी आपने बताना है। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा, और एक बार कंसंट्रेशन किसी इंसान का इंप्रूव हो गया यार, तो उसको यहाँ पे पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पता है। ये बेसिकली यहाँ पर कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पढ़ाई में। ठीक है, आपके सुनने की पावर यहाँ पर इंप्रूव होगी, समझने की पावर इंप्रूव होगी, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।